आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th का फिजिक्स पढ़ने वाले हैं। मुझसे आप परिचित होंगे, मैं हूं अमन कुमार आजाद और आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल शांति क्लासेज इसके आजाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग पर। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th का एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब सवाल उठता है कि सभी टॉपिक छोड़ के इसी को मैंने क्यों उठाया, क्योंकि मैक्सिमम क्लासेज कोचिंग वगैरह में इस चैप्टर को छोड़ दिया जाता है। तो आप लोग बोर्ड एग्जाम के लिए कैसे प्रिपरेशन करेंगे या फिर जो भी आपके बुक्स में एनसीईआरटी में उसके बारे में कैसे आप पढ़ेंगे, इसमें दिक्कत भी होती है, इसको समझने में भी दिक्कत होती है। तो इसलिए मैंने इसका वीडियो लेक्चर आप लोगों के सामने लाया हूं और आप लोगों से आग्रह है कि कृपया कर इसको उन बच्चों के साथ शेयर करें जो क्लास 12th में आपके जितने भी सहपाठी हैं, आपके साथ पढ़ने वाले हैं, उन सभी के साथ इस वीडियो को जरूर से जरूर शेयर करें। तो चलिए बिना समय गवाए हुए स्टार्ट करते हैं। यदि आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा। मैं हूं अमन कुमार आजाद और ये है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का कोर्स। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है, कहाँ से आया? तो सबसे पहले जो मैक्सवेल साहब थे, देखो मैक्सवेल को बहुत बड़े साइंटिस्ट का दर्जा हासिल है। जिस प्रकार से आइंस्टीन को आप इतना इज्जत करते हो, नाम हर जगह आता है न्यूटन का, लेकिन जानते हो कि न्यूटन से ज़्यादा इज्जत हम लोग आइंस्टीन को देते हैं कि न्यूटन के बारे में हमें जानकारियाँ अवेलेबल नहीं है। हम ये भी नहीं जानते हैं कि उस न्यूटन ने सही में आविष्कार किया था, सही में सब चीज़ों का खोज किया था या सिर्फ उनके नाम से पब्लिश हो गया। ठीक है, लेकिन जो आइंस्टीन है उनके बारे में काफ़ी जानकारी हमारे पास है, उनके फुटेज है हमारे पास, उनके रिसर्च के सारे एविडेंस हैं। और मैक्सवेल भी उन्हीं के लेवल का, उन्हीं के कोटि के एक साइंटिस्ट थे जिनके काफ़ी इज्जत था। और खासकर उनका जो इज्जत बना है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में उनके डेवलपमेंट की खोज के लिए। तो सबसे पहले मैक्सवेल ने ही प्रेडिक्ट किया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स में यदि चेंजेज आता है, ठीक है, तो ये एक प्रकार से स्पेस में एक डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है जिसके थ्रू एनर्जी आगे की ओर प्रोपोगेट हो सकती है। ठीक है, और जहां एनर्जी प्रोपोगेट आगे की ओर हो रही है उसी को हम लोग वेव कहते हैं। ये तो आप लोग बचपन से जानते ही हो। उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड में यदि चेंजेज आता है तो वो मैग्नेटिक फील्ड को पैदा करता है और मैग्नेटिक फील्ड में यदि चेंजेज आता है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड को पैदा करता है। और इस प्रकार से एक दूसरे को पैदा करते हो। पैदा करने का मतलब होता है अपना एनर्जी आगे की ओर ट्रांसफर करना। ठीक है, पैदा करने का ही मतलब होता है कि उसने एनर्जी अपना दूसरे को दे दिया और इस प्रकार से एक दूसरे को एनर्जी देते जाएंगे तो वो एनर्जी आगे की ओर प्रोपोगेट करता जाएगा, आगे बढ़ता जाएगा और इस प्रकार से एनर्जी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चला गया और एक पॉइंट से एनर्जी का दूसरे पॉइंट तक चले जाना, यही आपका वेव कहलाता है। बिना मीडियम के पार्टिकल्स के एक्चुअल मोशन के एनर्जी का एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चला जाना ही आपका वेव कहलाता है। तो यही मैक्सवेल प्रेडिक्टेड वेरिएशंस of electric and magnetic field vectors perpendicular to each other leads to electromagnetic disturbance in a space. Next, उन्होंने ये भी बताया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है जिसमें एनर्जी प्रोपोगेट कर रहा है वो लाइट की स्पीड से ट्रेवल कर रहा है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जो एनर्जी होता है वो लाइट की स्पीड से ट्रेवल कर रहा है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कुड ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ लाइट। ये सारी बातें बताया था मैक्सवेल ने सबसे पहले। ठीक है, तो ये तो मैंने बस ऐसे ही आपको हल्का सा इंफॉर्मेशन दे दिया, लेकिन इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैसे कैसे डेवलपमेंट हुआ, कहाँ से आया, इसको हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो उसको पढ़ने से पहले एक टर्म आता है जिसको हम डिस्प्लेसमेंट करंट कहते हैं। जहाँ से ये, जैसे कि आपको पढ़ना बड़ा आसान है कि यार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, चैप्टर आया पढ़ना, लेकिन सोचो कि जिसने इसका खोज किया होगा उसने इस चीज़ को कैसे पकड़ा होगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नाम का भी कोई चीज़ है। और सोचो इसकी खोज होने से कितनी बड़ी क्रांति हुई, क्योंकि आज जो रेडियो वेव आप यूज करते हो, आपका टीवी, टेलीविजन, यहाँ तक कि आप जो इंटरनेट देख रहे हो वो सब रेडियो वेव है। अगर ये खोज नहीं होता, ये रेडियो वेव है जो कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो अगर ये नहीं खोज होता तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जनरेशन नहीं हो पाता, रेडियो वेव क्रिएट नहीं हो पाता। और आज जो आप 4G 5G की बातें कर रहे हो, बैठ के घर पे ऑनलाइन पढ़ाई की बातें कर रहे हो, ये कुछ भी पॉसिबल नहीं हो पाता। तो एक बार भगवान मैक्सवेल का जयकारा लगा दीजिए, उसके बाद पढ़ाई शुरू कीजिए, क्योंकि उन्हीं की कृपा से आप लोग ऑनलाइन स्टडी कर पा रहे हैं और आप तक मेरी ये वीडियो पहुँच पा रही है। तो बोलिए मैक्सवेल भगवान की जय। अब मजाक बहुत हो गया, आप सीरियसली समझेंगे। बहुत ही थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड यहाँ पे कॉन्सेप्ट है। तो देखो क्या कॉन्सेप्ट है भाई। तो अभी तक आपने पिछले चैप्टर में पढ़ रखा है एम्पियर्स सर्किटल लॉ, जो मैंने आपको पढ़ा रखा है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड में पढ़ाया है, मैग्नेटिक फील्ड के दो चैप्टर आपके निकल गए। ठीक है, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म और एक मैग्नेटिक मटेरियल, दोनों में हम लोगों ने एम्पियर्स का सर्किटल लॉ को देखा था, जिसमें हमने कहा था कि अगर आप क्लोज इंटीग्रेशन करते हो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर का
डीएल के रिस्पेक्ट में, ठीक है, एक क्लोज लूप में आप इसका लाइन इंटीग्रेशन करते हो तो ये इक्वल टू होता है म्यू नॉट इंटू आई नेट। ये मैंने आपको बताया था, आई नेट मतलब जो नेट करंट है उस लूप से जो क्रॉस कर रहा है अलजेब्रिकल सम सारे करंट का, वो होता है आई नेट। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग है, यहाँ पे वेक्टर छूट गया है, ठीक है, तो टाइपिंग में मिस्टेक होता रहता है। तो हम एम्पियर सर्किटल लॉ को लगाना चाहते हैं, ठीक है, मैक्सवेल ने भी लगाया था, ठीक है, और उसने कैसे कैसे लगाया था उसी को आपको बताया गया है। ठीक है, तो उसने दो कंडीशन लिया था, दिख रहा है आपको कि एक कैपेसिटर है, इसको कंडीशन नंबर C1 कह रहे हैं और इसके कंडीशन नंबर C2 में कह रहा हूँ। ठीक है, दो कंडीशन उन्होंने लिया था। क्या किया भाई, तो एक कैपेसिटर आपको दिख ही रहा होगा, ठीक है, और कैपेसिटर कनेक्टेड एक सर्किट से, पूरा सर्किट डायग्राम नहीं बनाया गया, मैंने बस कनेक्शन दिखा दिया है। और वही कैपेसिटर यहाँ पे भी है। कैपेसिटर का ये जो प्लेट है वो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, और ये जो कैपेसिटर का प्लेट है ये बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। इससे प्लस चार्ज दिख रहा होगा आपको और इस पर माइनस चार्ज दिख रहा होगा आप लोगों को। ठीक है, अब इससे करंट भी चल रहा है, करंट भी जाता हुआ आपको दिख रहा होगा, करंट भी चल रहा है इस सर्किट में। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे लगाना है एम्पियर लॉ। तो मैंने दो तरीके से एम्पियर लॉ लगाया है। एक तो एम्पियर लॉ लगाने के लिए हमको एम्पीरियन सरफेस लेना पड़ता है, ठीक है, या एम्पीरियन लूप लेना पड़ता है। ठीक है, एम्पीरियन लूप, तो मैंने एक एम्पीरियन लूप ये लिया है। ये जो प्लेन आपको दिख रहा होगा ये सर्कुलर प्लेन है, ठीक है, और सर्कुलर प्लेन है और इसको हमने लिया है इस प्रकार से कि आपके फोन के परपेंडिकुलर है। इमेजिन कर लीजिए ये फोन के परपेंडिकुलर है, अगर हकीकत में बनाओ तो ये ऐसा दिखेगा आपको, लेकिन मैंने थोड़ा सा इसको टिल्ट करके आपको दिखा दिया है ताकि आपको सही से दिखे। ये आर रेडियस का मैंने एक लूप लिया है जिसका सेंटर जो है वो वायर पे ही है। ठीक है, तो इस प्रकार से एक लूप है, यानी कि समझो कि वायर को अगर पकड़ोगे तब उंगलियां जिस प्रकार से बार्क होगी उसी प्रकार का ये लूप है। ठीक है, और इसमें जो लूप लिया थोड़ा सा अलग लिया है। यहाँ पे मैंने लूप को स्टैंड किया है और इसको मैंने थोड़ा सा बढ़ा के इधर ले दिया है। ये टिफिन बॉक्स की जैसा मैंने एक लूप ले लिया इधर। ठीक है, तो दो प्रकार का लूप लिया है और दोनों में हम एम्पियर लॉ लगाने वाले हैं। और ये काम सबसे पहले किया था मैक्सवेल ने, जिसको मैं आपको करके दिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए डिस्प्लेसमेंट करंट के लिए ये आपका एम्पीरियन सर्किट लॉ है और ये आपका दो कंडीशन है, फर्स्ट और सेकेंड कंडीशन। ठीक है, तो ये देखिए सबसे पहला मैं लूप 1 पे लगाता हूँ। लूप 1 ये है, इसको मैं लूप 1 कर रहा हूँ, इसको लूप 2 कहूँगा मैं। ठीक है, तो मैंने एक प्लेन सर्कुलर लूप लिया है C1 जिसका रेडियस हमने R कंसीडर किया है। ठीक है, तो लगाना शुरू करते हैं। तो मैंने लगाया है इस पे एम्पियर सर्किटल लॉ, जिसमें कहा B.dl इक्वल टू, ये निकालना है आपको C1 पे, यानी कि इस क्लोज लूप पे। ठीक है, इस पे मैंने निकाला है। तो सबसे पहले हमको देखना पड़ेगा यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट है दो वेक्टर के बीच, तो हमें देखना पड़ेगा B और DL के बीच का एंगल कितना है। तो जरा ध्यान से देखिए B और DL के बीच का एंगल। ठीक है, B और DL के बीच का एंगल देखिए, देखो ये जो है लूप है, ये लूप जो है वो आपके प्लेन के, यानी कि आपका जो फोन है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, उसके परपेंडिकुलर प्लेन है। ठीक है, और वायर जो है वो आपके फोन के प्लेन में है। तो फोन के प्लेन में वायर है, तो वायर का मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड जस्ट आप जो वायर होगा उसके परपेंडिकुलर होगा, उसको पकड़ोगे हाथ से राइट हैंड से, तो आपकी उंगलियां जिस डायरेक्शन में बार्क करेगी वही डायरेक्शन होगा मैग्नेटिक फील्ड का। और उसी डायरेक्शन में इसके लेंथ का डायरेक्शन, जो हमने सर्किल लिया है, सर्कुलर लूप दिया, उसका डायरेक्शन वही है, यानी कि दोनों का डायरेक्शन सेम और सेम है, यानी कि दोनों के बीच का एंगल कितना, 0 तो एंगल अगर 0 है तो cos 0 मैंने लिख दिया, और cos 0 का वैल्यू तो आपको पता ही है कि 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने cos 0 लिखा और cos 0 की जगह पर 1 लिख लिया। B मैग्नेटिक फील्ड है और जानते हो कि वायर से सेम डिस्टेंस पे तुमने सारा लिया है, सेंटर को तुमने वायर पे माना है, तो सारा का सारा जो लूप आपने लिया है इसके पूरा लेंथ जो होगा वो वायर से सेम डिस्टेंस पे होगा, यानी कि हर जगह मैग्नेटिक फील्ड सेम होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड B को मैंने इंटीग्रेशन से बाहर निकाल दिया है और DL का इंटीग्रेशन किया है। DL मतलब होता है पूरे वायर ये जो सर्कुलर लूप लिया है उसका पूरा लेंथ निकाल के जोड़ो। इंटीग्रेशन का मतलब होता है जोड़ना, तो पूरा लेंथ निकाल करके मैंने जोड़ा तो कितना आया भाई, 2πr आया। ठीक है, अब ये पूरा इंटीग्रेशन जो किया है मैंने इतना का, वो किसके बराबर होना है, म्यू नॉट इंटू आई के, तो उसको मैंने कर दिया म्यू नॉट इंटू आई का। आई क्या है, तो आई इस वायर में फ्लो होने वाला करंट है। ठीक है, तो इस प्रकार से आ गया है और इसको आगे बढ़ाएंगे तो आपका क्या आ गया भाई, तो ये इक्वेशन आ गया। यहां से हम B निकाल सकते हैं, तो यहां से मैंने B निकाला। B इक्वल टू क्या होगा भैया, तो B निकालना तो इसको ले जाकर डिवाइड कर दो, डिवाइड कर दिया तो B इक्वल टू क्या आया, म्यू नॉट इंटू आई बाई 2πr। ये मजे से हमने पहला तो कर लिया, पहला हमारा तकलीफ निपट गया। पूरा इस चैप्टर में बस इतना ही तकलीफ है आपको,
ठीक है, बस इसी डिस्प्लेसमेंट करंट को समझने लायक, ठीक है। और वो भी बोर्ड एग्जाम में रेयरली आता है, नाम आ सकता है डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है, बट इतना न्यूमेरिकल वगैरह नहीं आएगा, आपको टेंशन मत लो। अब हम सेम खंडा करेंगे इस पे। अब ये मत करना सर ये भी नहीं करेगा तो पढ़ा कर रहे हो, अरे भैया तुमको पढ़ना है भाई मेरे NCERT बुक में, तो पढ़ोगे सिलेबस तो कवर करके जाओगे ना, इसी बड़े होते चले जाओगे डिग्री ले लेके, ठीक है। तो चलिए अगला में हम देखते हैं, अगला में हमने लिया है भाई सेकंड सरफेस। सेकंड सरफेस हमने ये लिया है, तो सेम ये वाला तो था ही, इसको स्टैंड करके हमने सरफेस ऐसा ले लिया। सरफेस लेना क्लोज लूप लेना है, तो ये भी आपका क्लोज लूप ही है, एक टिफिन बॉक्स जैसा लूप है, टिफिन बॉक्स ऐसा ही रहता है, ठीक है। इस प्रकार का टिफिन बॉक्स आता है, तो उस प्रकार का मैंने एक लूप ले लिया है, ठीक है। तो लिखा हुआ है नाउ अ टिफिन बॉक्स सरफेस इज कंसिडर्ड, ठीक है। दिस सरफेस इज विदाउट लिड विथ इट्स सर्कुलर रिम which has the same boundary as that of loop 1। लूप 1 में जो पहले बाउंड्री था वही बाउंड्री इसमें भी है, और उसको ही स्टैंड करके हमने आगे किया, ठीक है। तो एक नेक्स्ट लूप लिया हम लोगों ने, ठीक है। उसको सेकंड करेंगे और उस पर लगाएंगे एम्पियर का नियम, ठीक है। एम्पियर सर्किटल लॉ हम लगाएंगे उस पर। अब देखिए ध्यान से लगाइएगा, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे C1 लिखा गया है, कॉपी पेस्ट करने के चक्कर में ऊपर वाले में मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो ये C2 लूप है, जाहिर सी बात है इसमें हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो C2 लूप में हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो C1 की जगह C2 होगा, ठीक है। तो उसको जब देखो पढ़ाई करो तो कॉपी किताब लेके बैठा करो और सबको करते जाओ, न्यूमेरिकल है, ऐसे कहानी मूवी नहीं चल रहा कि मूवी की तरफ देखते जाओ समझ में आ जाएगा, कॉपी पर करते जाइए खुद से, ठीक है। तो यहाँ पे भी सेम फॉर्मूला इंटीग्रेशन करना है आपको, एम्पियर सर्किटल लॉ B.dl लगाना है, ठीक है। तो B.dl हमने किया है, B वेक्टर डॉट DL वेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या है भाई, तो यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड आपका कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड अगर कांस्टेंट हो तो मैग्नेटिक फील्ड को हमने बाहर निकाल लिया, सेम इंटीग्रेशन जो हमने ऊपर किया है, ठीक है। तो क्या आया था इसका इंटीग्रेशन करने के बाद B इंटू 2πr, तो B इंटू 2πr तो आ गया। पर यहाँ देखते हैं हम इसे बराबर किसके होना, म्यू नॉट इंटू आई का, तो म्यू नॉट तो ठीक है ये तो कांस्टेंट है, पर आई देखो अरे कैपेसिटर है, और कैपेसिटर में क्या होता है भाई, तो कैपेसिटर में इसके अंदर कोई करंट नहीं चलता है, ठीक है। कैपेसिटर अगर चार्जिंग डिस्चार्जिंग की अगर बातें करें तो ये करता रहता है, ये चार्ज होता जाता है और आगे करंट नहीं चलता है। अगर आगे करंट नहीं चल रहा है तो भैया यहाँ से करंट जा रहा है, आगे निकल ही नहीं रहा है, तो करंट इसमें नहीं है एक तरह से। तो इस टिफिन बॉक्स में किसी प्रकार का करंट नहीं चल रहा है, तो करंट की जगह पे हमने क्या दे दिया, 0, और ये आ गया पूरा 0 और हो गया बवाल। अब क्या करें भाई, तो अब देखो होगा बवाल। अब हम दो तरीके से मैक्सवेल ने कैलकुलेट किया, पहला इक्वेशन दिखने किए कि पहला इक्वेशन में तुमने देखा कि पहला इक्वेशन में क्या आता है, तो ये आता है ये वाला B, और दूसरा में यहाँ से B अगर निकालते हो तो B आ जाएगा 0 आपका, तो हो गया है बवाल। अब मैक्सवेल ने लगाया था, कहा था कि एम्पियर का हमने सर्किटल लॉ लगा रहे हैं क्योंकि एम्पियर बहुत महान बन रहे थे, तो लगा के उनको दिखाते हैं। तो उन्होंने एक बार लगाया तो एक बार आया म्यू नॉट इंटू आई बाई 2πr, और दूसरा पर लगाया तो वो आ गया 0, ठीक है। वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो आ गया है वो 0 आ गया है। अब यहाँ से हो गया बवाल, ठीक है। अब मैक्सवेल ने कहा कि देखिए बात ये है कि इक्वेशन 1 और 2 को बढ़िया से देखिए, ठीक है। इक्वेशन 1 और 2 को बढ़िया से आप देख लीजिए, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड B निकालोगे तो B = 0 आ जाएगा। तो कह रहा it has been noticed that there is a magnetic field at P। तो P पॉइंट हमने लिया था, P पॉइंट हमने पिछले में लिया था, अगर P पॉइंट की बात करो, ये देखो P पॉइंट हमने लिया था, ठीक है। तो इस P पॉइंट पे हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे थे, और दो अलग अलग तरीकों से हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाला है, और दो अलग अलग तरीकों से लगाया, एम्पियर का लूप ही है, पर एम्पियर का लूप बस हमने अलग अलग माना है, तो हो गया है बवाल, और दोनों में आंसर आ गया है अलग अलग। तो क्या हुआ है भाई, तो कह रहा है कि फील्ड एट P कैलकुलेटेड थ्रू वन वे एंड नो मैग्नेटिक फील्ड एट P कैलकुलेटेड थ्रू द अनदर वे, ठीक है। अगर हम एक तरीके से मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं पॉइंट P पे, तो वहाँ पे कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड आता है, पर दूसरे तरीके से अगर हम मैग्नेटिक फील्ड उसी पॉइंट पे निकालते हैं तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड नहीं आ रहा है। अब ये गड़बड़ क्यों हो रहा है, तो कहा मैक्सवेल ने कहा कि देखिए ये तो गड़बड़ आप दे ही दिए, अब इसका समाधान हम देते हैं, ठीक है। हम इसका उद्धार करते हैं और आप पे उपकार करते हैं। तो क्या किया उन्होंने, कहा कि एट दिस कॉन्ट्रडिक्शन, अब हो गया है कॉन्ट्रडिक्शन यहाँ पे, एज दिस कॉन्ट्रडिक्शन अराइजेज फ्रॉम द यूज ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ का इस्तेमाल करते वक्त ये आपका कॉन्ट्रडिक्शन आ रहा है, हेंस इसका मतलब है एम्पियर सर्किटल लॉ इज लॉजिकली इनकंसिस्टेंट।
इसका मतलब है कि एम्पियर सर्किटल लॉ जो है वो इनकंसिस्टेंट है, ठीक है, उनमें इसमें कंसिस्टेंसी नहीं है, वो लगातार हर जगह सही रिजल्ट देगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है, हो सकता है कहीं पे गड़बड़ कर दे कहीं पे सही कर दे, ठीक है। तो अब आएगा बेसिक आइडिया फॉर डिस्प्लेसमेंट करंट, यानी कि यहाँ पे मैक्सवेल साहब कहेंगे देखिए एम्पियर साहब आपने किया था कुछ गड़बड़ और हम करेंगे उसमें कुछ सुधार, ठीक है। तो ये देंगे मैक्सवेल आर्गुड दैट द एबव इनकंसिस्टेंसी ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ इज बिकॉज ऑफ सम मिसिंग टर्म्स, यानी कि इनका कहना था मैक्सवेल का कि देखिए एम्पियर साहब जल्दीबाजी में नाम कमाने के चक्कर में जल्दीबाजी में कुछ ऐसा दे गए, ठीक है, जिसमें कुछ टर्म्स मिसिंग था। टर्म्स मिसिंग का मतलब फॉर्मूला में कुछ चीज़ों का उन्होंने इंक्लूड किया ही नहीं, तो उसको हम करेंगे इंक्लूड और बनाएंगे इसको सही, ठीक है। तो मैक्सवेल ने कहा कि मैक्सवेल इंट्रोड्यूस दिस मिसिंग टर्म, कहा कि मैक्सवेल ने उस मिसिंग टर्म को दिया, बताया और उसे कहा उसने डिस्प्लेसमेंट करंट, ठीक है, इन ऑर्डर टू मेक एम्पियर सर्किटल लॉ लॉजिकली कंसिस्टेंट। तो एम्पियर सर्किटल लॉ जो तुम पढ़ के आए हो इतना दिन से रट रट के आए हो वो था गलत। अब ये मत कहना कि सर आपने क्यों पढ़ा दिया हमको गलत, ठीक है, क्योंकि आपके लेवल पर तक उतना ही पढ़ना था, क्योंकि जब तक मैक्सवेल आएंगे नहीं तब तक उसमें सुधार होगा नहीं। अब मैक्सवेल आ गए हैं तो उन्होंने उसमें सुधार करेंगे। उन्होंने कहा कि आपका कुछ टर्म मिसिंग है जिसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट, जो कि आपका होना चाहिए था आपके इक्वेशन में, जिसको आपने इग्नोर कर दिया क्योंकि आप इसके बारे में जानते ही नहीं थे, क्योंकि इसको तो हम बता रहे हैं, तो आप कैसे जानोगे, जब तक आप मेरा किताब पढ़ोगे नहीं तब जानोगे नहीं। तो ये इन्होंने बताया और इस डिस्प्लेसमेंट करंट को इन्होंने डिफाइन किया। तो देखो डिस्प्लेसमेंट करंट का डेफिनेशन आपको बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। तो डिस्प्लेसमेंट करंट का डेफिनेशन उन्होंने क्या दिया, कहा कि डिस्प्लेसमेंट करंट इज दैट करंट व्हिच कम्स इनटू प्ले इन द रीजन इन व्हिच द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज चेंजिंग विथ टाइम, ठीक है। तो अभी तुमने पिछले चैप्टर में क्या पढ़ा, आपने पढ़ा EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जो कहता है कि यदि किसी फील्ड में किसी स्पेस में मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है और वहां रखा हुआ है कोई कंडक्टर, तो उस कंडक्टर में अपने आप जनरेट होगा एक EMF और वो EMF जो होगा वो बराबर होगा माइनस d∅/dt के, ऐसा आपने पढ़ा, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स जो होगा वो EMF जो जनरेट हो रहा है उसके बराबर होगा, और यदि वो कंडक्टर क्लोज लूप बना रहा है तो उसमें करंट भी चलेगा, जिसको हम कहेंगे, क्या कहेंगे, इंड्यूस्ड करंट, ठीक है। तो ये सब फंडा चल गया मैग्नेटिक फील्ड में, जो बचपन से आप 10th से पढ़ते आए हो। पर यहाँ आए मैक्सवेल साहब, कहा कि देखिए मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है तो आप एक करंट जनरेट करवे भी किए, जिसको आपने कहा इंड्यूस्ड करंट, पर इतने नहीं होता है, होता है एक और करंट जिसको कहते हैं हम डिस्प्लेसमेंट करंट, और ये जनरेट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर कहो कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स के चेंजेस के कारण। जैसे वहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स था, मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा था, और मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से इंड्यूस EMF आ रहा था, EMF के कारण करंट इंड्यूस हो रहा था। यहाँ भी सेम फंडा है, इलेक्ट्रिक फील्ड यदि आपने चेंज किया, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इलेक्ट्रॉन से फोर्स लगेंगे। अरे इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाया कि नहीं, फोर्स क्या होता है, तो Q × U होता है कि नहीं होता है, होता है। और अगर फोर्स लगा और इलेक्ट्रिक फील्ड यदि चेंज हो रहा है तो जाहिर सी बात है फोर्स चेंज होगा, फोर्स चेंज होगा तो भाई इलेक्ट्रॉन जो भाई था वो कभी चलेगा कभी नहीं चलेगा, कभी चलेगा तो एक और करंट जनरेट हो रहा है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में यदि चेंजेज आएगा, यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स में अगर किसी प्रकार का चेंजेज आएगा तो उसके कारण एक और करंट चलेगा, जिसके बारे में हम लोग कभी सुने ही नहीं थे, लेकिन अभी उससे हमारा रूबरू उन चीज़ों से हुआ और उसको उन्होंने कहा डिस्प्लेसमेंट करंट, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट करंट उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसको और ढंग से समझते हैं, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में मैंने आपको जानकारी दे दी कि डिस्प्लेसमेंट करंट का उन्होंने फॉर्मूला क्या दिया। तो डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला उन्होंने ये दिया, ठीक है। इन्होंने कहा कि ID मतलब डिस्प्लेसमेंट करंट, ये होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो खैर आप लोग जिक्र कर ही चुके हो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है भाई, तो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितना क्रॉस कर रहा है किसी सरफेस से, ठीक है, उसी को कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। किसी सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड क्रॉस कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रहा है, उसी को हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं यहाँ पे है रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है, इनटू एप्सिलॉन नॉट, ये जो बराबर होता है वो होता है डिस्प्लेसमेंट करंट का। तो इन्होंने सिर्फ डिस्प्लेसमेंट करंट का डेफिनेशन ही नहीं दिया, उनको समझाया नहीं, बजावते उसको मैथमेटिकल इक्वेशन से उनको बताया भी कि इतना डिस्प्लेसमेंट करंट जनरेट होगा, ठीक है।
अब इसको और भी टर्म में लिख सकते हो, जैसे कि यहाँ पे क्या हो गया भाई कि अब अगर डिस्प्लेसमेंट करंट आ गया तो वहाँ पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण आपके पास एक करंट तो था ही, जो करंट आप सप्लाई कर रहे थे, ठीक है, जो एम्पियर सर्किटल लॉ ये था आपका। लेकिन इसमें कहा कि एक करंट तो है ही, लेकिन वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ना कुछ तो रहबे करेगा, इसी कारण आपका करंट चल रहा है। बैटरी वैटरी लगा रहे होगे ना, तो बैटरी का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंजेज आएगा, और उस चेंज तो आना ही आना, करंट चल रहा है तो भाई जाहिर सी बात है बैटरी डिस्चार्ज होगा, चार्ज होगा, या फिर AC करंट है तब भी आपका इलेक्ट्रॉन वगैरह आना बना चल रहा है, तो जाहिर सी बात वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंजेस हो रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर चेंज होगा तो अपने आप इंड्यूस होगा एक इंड्यूस्ड करंट, ठीक है। और इंड्यूस्ड करंट को कहते हैं कि इस करंट में आपने एक करंट को लिया है, इंड्यूस्ड करंट को आपने छोड़ दिया है, जिसके कारण ये गड़बड़ सड़बड़ हो रहा था। तो इस फॉर्मूले को जो आपने दिया था उसको करूंगा मैं मॉडिफाई और उसको बनाऊंगा मैं अपना फॉर्मूला, ठीक है। और इन्होंने क्या किया, तो ये जो आई था सब कुछ तो वही है, बस ये आई के जगह पे कह रहा कि तुम एक IC कहो अपना, जो तुम आई कह रहे थे, और मैंने जो ID दिया है ना उसको भी उसमें जोड़ दो। एक करंट आप मिस कर रहे थे और यही कारण से गड़बड़ वहां पे हो रहा था, ठीक है। तो ये बनाया इन्होंने एक फॉर्मूला, ठीक है। और इस फॉर्मूले को हम कहते हैं, क्या कहते हैं तो आगे देखेंगे, पर यहाँ देख लेते हैं कि यहाँ पे IC जो है उसको कहेंगे हम कंडक्शन करंट और ID को कहेंगे हम डिस्प्लेसमेंट करंट, ठीक है। IC यहाँ पे है उसको क्या कहेंगे भाई, तो यहाँ पे कंडक्शन करंट, यहाँ पे ID क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट करंट, ठीक है। तो यहाँ पूरा हो गया। एक बार मैं फिर से पूरे चीज को रिकॉल करा देता हूँ कि पूरा समरी क्या आया। कम से कम मैथमेटिकल इक्वेशन एग्जाम में लिख के आना, डिस्प्लेसमेंट करंट वगैरह पूछेगा तो आपको डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये आपका है क्या भाई, तो इसी इक्वेशन को मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ कहते हैं, ठीक है, जिसमें बस ID उसने जोड़ा था, सब कुछ वही था। IC क्या है यहाँ पे भाई, तो कंडक्शन करंट है, और ID क्या है भाई, तो डिस्प्लेसमेंट करंट है, ठीक है। इस इक्वेशन को कहा गया मॉडिफाइड एम्पियर सर्किटल लॉ, या फिर इसी को कहा गया एम्पियर मैक्सवेल सर्किटल लॉ, ठीक है। अब यही इक्वेशन है। अब इसी इक्वेशन जो ID था इसका तो वैल्यू भी तो बता रखा है ना उन्होंने, तो उसका वैल्यू भी आप रख कर सकते हो और इस इक्वेशन को इस फॉर्म में भी बना सकते हो। तो किसी भी फॉर्म में आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्वेश्चन रह सकता है, CBSE में तो क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। लेकिन बिहार बोर्ड में भी क्वेश्चन आ सकता है, डिस्प्लेसमेंट करंट पूछा जा सकता है, डिस्प्लेसमेंट करंट पूछ सकता है 2 नंबर में, ठीक है। तो आप इक्वेशन वगैरह भी लिख के अपना ज्ञान शो कर सकते हो, ठीक है। तो इस प्रकार से पूरा डिस्प्लेसमेंट करंट का पूरा कहानी किस्सा समाप्त होता है यहाँ पे, ठीक है। अब इस डिस्प्लेसमेंट करंट का इस्तेमाल करके हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी को अच्छे से समझेंगे, जो मैक्सवेल साहब हमको समझाएंगे, ठीक है। लेकिन वहाँ पे जो टर्म इस्तेमाल होता है डिस्प्लेसमेंट करंट, उसको हमने आज ही देख लिया, ठीक है, इसी में। अब इस प्रकार से ये कोर्स होता है एंड, ठीक है। लेकिन उसको इंड करने से पहले अगर डिस्प्लेसमेंट करंट पढ़े हैं तो उसको भी लगे हाथ पढ़ लेते हैं इसकी प्रॉपर्टी। तो हम पढ़ने वाले हैं सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट डिस्प्लेसमेंट करंट। क्या है डिस्प्लेसमेंट करंट, तो कहता है कि द कंडक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट करंट्स आर इंडिविजुअली डिसकंटिन्यूअस, ठीक है। ये दोनों करंट जो होता है वो इंडिविजुअली डिसकंटिन्यूअस होता है, सब दोनों अलग अलग जो होता है डिसकंटिन्यूअस होता है, लेकिन अगर दोनों मिलकर कंटिन्यूटी दे सकता है, जैसे हमने फॉर्मूला में देखा था कि क्या था तो IC प्लस ID, ठीक है। तो मान लेते हैं कि डिसकंटिन्यूटी मतलब समझते हो ना कि कभी ये करंट है, कभी ये करंट है, कभी ये वाला है, कभी ये वाला है, लेकिन दोनों मिल के हो सकता है कि आपको कंटिन्यूअस करंट देते, ठीक है। ये हो सकता है ना, जैसे कि कभी मान लेते तुम्हारे पास 1 रुपया है, ठीक है, और तुम्हारे भाई के पास 0 रुपया है, कभी तुम्हारे पास 0 रुपया है, कभी उसके पास 1 रुपया है, तो दोनों मिला के तो तुम्हारे पास 1 रुपया है ना, ठीक है। तो हमको तो कंसिस्टेंटली मिल रहा है 1-1 रुपया, दोनों भाई का हम चेक करेंगे तो हमको हर वक्त 1 रुपया मिलेगा, लेकिन डिसकंटिन्यूटी तो आया, कभी 1 रुपया तुम्हारे पास था, कभी नहीं था। तो यही चीज़ ये कहना चाहते हैं कि दोनों जो है वो इंडिविजुअली तो डिसकंटिन्यूअस है, बट कैन टुगेदर इंडिविजुअली द प्रॉपर्टी ऑफ कंटिन्यूटी थ्रू एनी क्लोज इलेक्ट्रिकल सर्किट। पर यही अगर इसको कंबाइन करते हैं किसी भी जगह पे, आप पूरा सर्किट में किसी भी जगह पे आप जाके इसको चेक करोगे, ठीक है, तो ये कंटिन्यूअस आपको मिलेगा, यानी कंटिन्यूअसली आपको करंट मिलता रहेगा। या तो वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट करंट एग्जिस्ट कर रहा होगा, या फिर आपको ये कंडक्शन करंट एग्जिस्ट कर रहा होगा, कोई ना कोई होगा, ठीक है। तो इसको बढ़िया समझ लीजिए। देखो स्टेटमेंट हर जगह मिल जाएगा, पर उसको अच्छे से फील करना, उसको दिलो दिमाग में बसाना, अपने दिल में बसाना, वो जरूरी है, ठीक है। साइंस पढ़ रहे हैं तो वो तुम उसकी समझ होनी चाहिए कि हमको मजा आ जाए पढ़ने में, ठीक है। नेक्स्ट क्या है भाई, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, तो कहता है डिस्प्लेसमेंट करंट इज प्रिसाइजली इक्वल टू द कंडक्शन करंट व्हेन द टू प्रेजेंट इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द सर्किट। अगर कह रहा है कि भाई अगर कोई सर्किट है उसके डिफरेंट पार्ट में यहाँ पे चल रहा है आपका डिस्प्लेसमेंट करंट,
एक जगह डिस्प्लेसमेंट करंट चल रहा है, एक जगह कंडक्शन करंट चल रहा है। मैंने बताया था कि दोनों मिलकर तो कंसिस्टेंट होना ही है, लेकिन हो सकता है कि कोई पार्ट में कंडक्शन करंट चल रहा होगा, किसी में आपका डिस्प्लेसमेंट करंट चल रहा होगा। मिल जोड़ के उतना ही आना है, दोनों भाई भाई है, दोनों मिल के इफेक्ट दिखाता है, ठीक है। तो दोनों मिल के तो उतना ही आना है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि कहीं पे ये चल रहा हो, कहीं ये चल रहा हो, ठीक है। लेकिन प्रिसाइजली यानी बहुत ही एक्यूरेटली हम बात कर रहे हैं, दोनों के दोनों इक्वल होगा। प्रिसाइजली मतलब एग्जैक्टली में मैं नहीं कर रहा हूँ, प्रिसाइजली में कर रहा हूँ। प्रिसाइज में लगभग बहुत ही माइन्यूट लेवल तब भी दोनों इक्वल होगा। जितना आईडी इधर है ना उतना ही आईसी इधर होगा। जाहिर सी बात होना भी चाहिए, क्योंकि पूरा सर्किट में तो करंट सेम ही ना है। आपको थोड़ा ना पहचानने जा रहे हो तुम कि वो आईसी है कि आईडी है। अरे तुम तो देखोगे करंट है भैया, अरे तुम देखो करंट, तो करंट तो तुमको दिखेगा कि बार बार 10 एम्पियर चल रहा था, अभी भी 10 एम्पियर चल रहा है, पर तुमको पता भी नहीं लगा कि यहाँ पे जो 10 एम्पियर था ना, तो यहाँ पे 10 एम्पियर जो था वो यहाँ पे पहले था आपको आईसी और अब हो गया आईडी, और 10 एम्पियर यहाँ पे जो चल रहा है वो आईसी है जो पहले आईडी हुआ करता था, ठीक है। तो कभी आईसी वहाँ पे है, कभी आईडी है, पर है कितना 10 एम्पियर का, ठीक है। और जाहिर सी बात है एक ही जगह पर दोनों नहीं रहेगा, ठीक है। सर्किट के एक पार्ट में आईडी चल रहा होगा तो एक पार्ट में आईसी चल रहा होगा, ठीक है। लेकिन दोनों मिला के, ठीक है, दोनों मिला के दोनों इक्वली रहता है, ठीक है। और दोनों मिला के कंटिन्यूअस करंट चलता रहता है, लेकिन दोनों होता है डिसकंटिन्यूअस। कितनी बड़ी बात है, ठीक है। तो ये जानकारी वाली बात थी, ज्ञान वाली बात थी। नेक्स्ट ज्ञान की बातें करते हैं। कहता है द डिस्प्लेसमेंट करंट एराइज ड्यू टू रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स बिटवीन द टू प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। ये तो बताइए कि है कि आईडी के बारे में बताया गया कि आईडी क्या होता है, तो एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स में जो चेंजेज आता है उसी के कारण आपका जो होता है डिस्प्लेसमेंट करंट पैदा होता है, ठीक है। द डिस्प्लेसमेंट करंट एराइज ड्यू टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फ्लक्स रहे इलेक्ट्रिक फ्लक्स से मतलब नहीं है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स में चेंजेज होना चाहिए समय के साथ, तब जाके आपका, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स में चेंजेज कहाँ होगा, तो वो जनरली कैपेसिटर में होगा। क्योंकि कैपेसिटर में ऐसा है, ठीक है, कि इसमें आप चार्ज करते जाते हो, चार्ज करते तो धीरे धीरे इसका क्या होता जाता है कि ये धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। देखो डिस्प्लेसमेंट करंट बहुत जगहों पे आता है, जैसे कि अगर हम बात करें बैटरी का, तो बैटरी भी डिस्चार्ज होगा, पर बहुत ही माइन्यूट रेट से होगा, बैटरी तुरंत डिस्चार्ज हो जाएगा क्या। तो ये जो है जो रेट ऑफ चेंज है वो बहुत ही माइन्यूट होगा, तो ये डिस्प्लेसमेंट करंट भी बहुत ही कम होगा, तो वहाँ पे उसको मेजर ही नहीं कर पाओगे तुम, इतना कम होगा वो, ठीक है। लेकिन कैपेसिटर में क्या होगा, कैपेसिटर बहुत तेजी से चार्ज होगा। जैसे ही तुम कनेक्ट करते हो कुछ माइन्यूट सेकंड में, सेकंड का भी कुछ फ्रैक्शन पार्ट में वो चार्ज हो जाता है, और कुछ फ्रैक्शन पार्ट में वो डिस्चार्ज भी हो जाता है। जैसे ही आप बैटरी हटाओगे और उसको लगाओगे कैपेसिटर को, तुरंत कैपेसिटर क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा, वो बल्ब जो रहेगा उसको जला के डिस्चार्ज हो जाएगा, ठीक है। तो इतने कम समय में तुरंत के तुरंत इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो चेंज हुआ है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज हुआ है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज होगा तो रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, डिस्प्लेसमेंट करंट है। तो वहां आपको डिस्प्लेसमेंट करंट देखने को मिलेगा, यानी कैपेसिटर मेनली अगर है तो वहां पे डिस्प्लेसमेंट करंट का इफेक्ट देखने को ज्यादा मिलता है। डिस्प्लेसमेंट करंट होता तो हर जगह है, पर वहां ज्यादा आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी में चलते हैं। जस्ट एट द कंडक्शन करंट, जिस प्रकार से कंडक्शन करंट को आप पढ़ते थे, सेम उसी प्रकार की प्रॉपर्टी आपका डिस्प्लेसमेंट करंट भी रखता है। डिस्प्लेसमेंट करंट को हाइपोथेटिकल बिल्कुल ना समझें, ठीक है। हकीकत में जो तुम करंट नापते थे वो कभी कंडक्शन करंट नाप लेते थे, कभी डिस्प्लेसमेंट करंट नाप लेते थे, क्योंकि बार बार वो सर्किट में बार बार चेंज होता रहता है, ठीक है। जैसे इस सर्किट में करंट चल रहा है 10 एम्पियर का, ठीक है। 10 एम्पियर तो तुम जो मेजर कर रहे हो ना, वो तुम कंफर्म नहीं बता सकते कि तुमने डिस्प्लेसमेंट करंट मेजर किया है या कंडक्शन करंट मेजर किया है, ठीक है। कि हो सकता है यहाँ पे पहले कंडक्शन करंट चल रहा होगा और उस वक्त यहाँ पे आईडी चल रहा होगा, और हो सकता है यहाँ पे आईसी चल रहा होगा, या हो सकता है कि कुछ देर बाद यहाँ पे आईसी चल गया और यहाँ पे आईडी चल गया, और चल रहा उतना ही है। तो डिसकंटिन्यूटी आ रहा, कभी वहाँ पे है कहीं वहाँ पे नहीं है, ठीक है। लेकिन दोनों मिलके, दोनों भाई मिलके सब जगह को फुलफिल कर दे रहा है, कहीं खाली नहीं छोड़ रहा है वो, ठीक है। हर जगह करंट चल रहा है, ठीक है। तो कह रहा है कि दोनों को मजाक में मत लीजिए, दोनों सेम करंट है, उसको हाइपोथेटिकल मत समझिए, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट करंट जो है उसको आप हाइपोथेटिकल ना समझें, वो सेम इफेक्ट दिखाता है जिस प्रकार का इफेक्ट आपका कंडक्शन करंट दिखाता है। यानी कि ये भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड चेंज करेगा, पैदा करेगा, ठीक है। जिस प्रकार से आपका कंडक्शन करंट भी जिस प्रकार से चेंज करता है, वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता था। आपने भाई क्यों भी करंट कैरिंग वायर होता है तो अपने चारों तरफ अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, ये बचपन में आपने 10वां क्लास में पढ़ा था,
ठीक है। अब यही चीज़ हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं कि अगर कंडक्शन करंट जनरेट हो रहा है तो वो भी जो है वो सोर्स ऑफ वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, वो एक प्रकार का सोर्स है वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। आप कहोगे सर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, ये तो मान लिए करंट है वो, पर वेरिंग क्यों होगा? अरे भाई ये जो कंडक्शन करंट है यही वेरिंग है, ये चेंज हो रहा है, ठीक है। क्योंकि आईडी क्या है भाई, तो ये है आईडी जो है एप्सिलॉन नॉट ई फाई बाई डेल्टा टी है, ठीक है। तो यही चेंज हो रहा है, और अगर ये चेंज हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि पूरा का पूरा चेंज होगा, ठीक है। आईडी भी चेंज होता रहेगा, और करंट अगर चेंज होता रहेगा तो जाहिर सी बात है मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पे चेंज होता रहेगा। तो यही मैंने आपको बताया इतना देर से, ठीक है। तो इतना ही था इस आपका इस वीडियो में, जो आधे घंटे का लेक्चर हो गया, ठीक है। इतना ही आज के लेक्चर में पढ़ते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे के ज्ञान की बातें करेंगे। इतना ही कष्ट था इस चैप्टर में, बाकी सब के सब कहानी है, तो कहानी क्लास में क्या लिखा है इसी में हम लोग देख लेते हैं। इसको लिख लेना, नोट कर लेना, सब लोग एकदम नोट्स बढ़िया से प्रॉपर बना लोगे, ठीक है। लॉकडाउन में जाहिर सी बात है आपका समय बर्बाद हुआ है, तो उसको क्लास में कवर करना पड़ेगा हम लोगों को। तो कुछ चीज़ें आप लोग अगर नोट्स बना के आओगे तो मैं क्लास में फिर से इसको एक्सप्लेन तो जरूर करूँगा, लेकिन एटलीस्ट आपके पास नोट्स बना रहेगा, ठीक है। नोट्स बना रहेगा तो हमको सहूलियत हो जाएगी, थोड़ा सा लिखाना नहीं पड़ेगा। और ये आपको कंपलसरी रूप से आपको इसको नोट्स तैयार करना ही है, जो मेरे क्लासरूम में पढ़ रहे हैं उन बच्चों को तो तैयार करना ही है, क्योंकि वहाँ पे मैं लिखाने इसको नहीं जा रहा, ठीक है। अब इतना पढ़े हैं तो कुछ अपने ज्ञान का इस्तेमाल भी करेंगे। तो ये आपके पास क्वेश्चन है, इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट देयर इज अ कैपेसिटर ऑफ रिएक्टेंस 10 ओम कनेक्टेड अक्रॉस द सोर्स ऑफ 220 वोल्ट, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट करंट। आपको डिस्प्लेसमेंट करंट निकालना है और कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है, नहीं बताओगे तो कुटाओगे, ठीक है। एक और क्वेश्चन करिए, in which way you can stabilize an instantaneous displacement current of 1.0 ampere in the space between the parallel plates of 1 microfarad कैपेसिटर, ठीक है। पैरल प्लेट कैपेसिटर जिसका कैपेसिटेंस आपको 1 माइक्रोफैराड दे रखा है, उसमें आपको डिस्प्लेसमेंट करंट मेंटेन करना, 1 ओम का किस प्रकार से करोगे आप, ये आपको बताना है। और इन दोनों का मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर भी चाहिए। ज्ञान लगाइए, नेक्स्ट वीडियो में इसको हम सबसे पहले इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे। तब तक मुझे सभी लोगों का कमेंट सेक्शन में आंसर चाहिए, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं मैक्सवेल की इक्वेशन। मैक्सवेल की सारी जो इक्वेशन है, बड़े बड़े जो इसने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को एक्सप्लेन करने के लिए दिया था, ठीक है, जिसने पूरी दुनिया में क्रांति ला के रख दी, उस सब चीज़ों को हम पढ़ने वाले हैं, जो कि ये सब भारी भारी इक्वेशंस हैं। इन सारे इक्वेशन को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो भाई लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को क्लिक कर लेना, ताकि मैं बार बार वीडियो को ऐड करूं तो आप तक उस पर नोटिफिकेशन पहुंच जाए, मुझे बार बार शेयर करना ना पड़े, ठीक है। इसके अलावा जो भी बच्चे 12th इस बार देने वाले हैं उन सबके साथ शेयर कर दो। 12th के बोर्ड एग्जाम में ये आता है, सीबीएसई बच्चों को तो आता ही आता है, बिहार बोर्ड में भी आ सकता है, ठीक है। आईबीए तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है, कुछ बहुत बड़ा न्यूमेरिकल बनता नहीं है, थ्योरेटिकल पेपर है, इसमें जनरली थ्योरी पढ़ना है। जितना न्यूमेरिकल पार्ट था वो निपट गया, आगे बस कहानी चलेगा, ठीक है। तो इसमें जाहिर सी बात है, इसमें हम बहुत ज़्यादा कहानी सुना सकते हैं क्योंकि यूट्यूब का वीडियो है। क्लास में बहुत ज़्यादा कहानी नहीं सुना सकते हैं, आप लोगों को ज़्यादा मजाक मस्ती नहीं कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ पर समय लिमिटेड होता है, यहाँ पे हमारे पास अनलिमिटेड समय है। तुम वीडियो का रफ्तार बढ़ाओ, जैसे देखो, स्किप करके देखो, तुमको देखना है, सारा कहानी सुनना है। जो मज़ा आएगा तो सुनो, नहीं मज़ा आएगा स्किप कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर तो हम कहानी किस्सा करते ही हैं, ठीक है। तो ये भारी भरकम चीज़ें हमको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ना है। नेक्स्ट वीडियो हम लोग जरूर पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो मिलिएगा आप लोगों को, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, तभी जाके नोटिफिकेशन मिलेगा। तो चलिए इस वीडियो में इतना रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का वीडियो देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच।